चलिए बच्चों, बताइए लास्ट लेक्चर तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया। मुझे रिवाइज कर देना चाहिए अब। ठीक है। गाड़ी शेयर कैपिटल की ओर आगे बढ़ चुकी थी, करेक्ट। और मैंने आप लोगों को यह समझा दिया कि कंपनी या तो जो इशू लेकर आ रही है वो किसके लिए लेकर आ सकती है, पब्लिक के लिए, या फिर वो सिलेक्टेड लोगों के लिए लेकर आ सकती है, या वह सिलेक्टेड लोगों को लेकर आ सकती है। वहीं वह अगर रेस करना चाहे फंड तो उसके पास एक और तरीका होता है कि वह अपने एग्जिस्टिंग होल्डर को भी इशू कर सकती है प्रोपोर्शनेटली, और उसे कहा जाता है राइट इशू। फिर हम बात करने लगे कि अगर एग्जिस्टिंग होल्डर को प्रोपोर्शनेटली फ्री में कुछ दे दे तो बोनस इशू। और मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उनसे जब पैसा रेज किया जाता है तो उसे हम कह देते हैं बच्चों, बताइए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी शेयर्स। पर मैंने कहा कि अब हमें पब्लिक इशू पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक इशू दो तरीके से लाया जा सकता है। मैंने आप लोगों को ये भी कह दिया कि फ्रेश इशू के माध्यम से लाया जा सकता है जो आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ने वाले हैं, या फिर मैंने कह दिया आपको कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू लाया जा सकता है। इन दोनों में अंतर ये होता है कि ऑफर फॉर सेल के अंतर्गत एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स बेचे जाते हैं, जबकि अब मैं बात करता हूँ किसकी, फ्रेश इशू की। तो कंपनी खुद नया फ्रेश इशू लेकर सबको इशू करती है। ऑफर फॉर सेल में डेफिनेटली कंपनी खुद पैसा रेज नहीं करती, इसलिए क्या किया गया है, वहां पर कई रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दी गई है, कई रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दी गई है। और उसमें अपन ने बता दिया था कि मॉनिटरिंग एजेंसी की एज सच कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखना नहीं होता। ठीक, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू के लिए प्रोविजंस अलग हो जाते हैं। इस तरह से बातचीत की। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया कि दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द पब्लिक इशू, जहाँ पर आपने या तो रेड हेरिंग से या शेल्फ से या नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप क्या लेकर आए, इशू लेकर आए। लेकिन वहीं मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है तो इनमें से कोई प्रोस्पेक्टस नहीं जाता, अब्रिज्ड भेजा जाता है सबसे पहले, करेक्ट। और वहीं मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया, इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, कि अगर क्या किया गया है, अब्रिज्ड भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देयर में बी सर्टन केसेस जहां पर आपको क्या नहीं भेजने की जरूरत पड़ेगी, अब्रिज्ड भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए, पक्का? अब बताइए, यहां से पब्लिक इशू खत्म करके मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट सिखाया आप लोगों को। प्राइवेट प्लेसमेंट की जब बातचीत की तो मैंने आप लोगों को क्या सिखा दिया उसमें, बोलिएगा बच्चों, कि जब सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को मेरे द्वारा क्या किया जाता है, जब इशू लाया जाता है तो मैं उसे क्या कह देता हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट कह देता हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा ये सिलेक्टेड लोगों की संख्या एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आप लोगों को समझा दिया गया था कि इनकी संख्या 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। पर मैंने आपको इसके साथ ये भी सिखाया था बच्चों, याद कीजिएगा, कि ये 200 की जब कैलकुलेशन करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हम हर एक काइंड के लिए, चाहे इक्विटी अलग हो, प्रेफरेंस अलग हो और डिबेंचर्स अलग हो, इन सब के लिए अलग अलग 200 देखते हैं, करेक्ट। मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों को इसमें काउंट नहीं किया जाता, और मैंने ये इसमें ये बोल दिया आपको कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होल्डर, जो कि एक अलग बेनिफिट देने का तरीका है, या स्वेट इक्विटी के अंतर्गत यदि किसी एम्प्लॉय को आपने इशू किया है तो वो एम्प्लॉय यहाँ काउंट नहीं होगा। इवन मैंने ये भी कह दिया आपको इसके बाद, ध्यान से सुनिएगा, कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी इसमें नहीं आते हैं। और रीज़न दिया था कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट का एक दूसरा तरीका है जिसे सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है, और हम उसे यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, करेक्ट। फिर उसके बाद आप और आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया कि कितना इशू हम लेकर आ सकते हैं। तो मैंने कहा वैसे तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने चाहें उतने प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आएँ, पर उसकी कंडीशन है कि अगर ऑलरेडी किसी प्रकार का प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग पड़ा है तो ध्यान रखिएगा आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लेकर आ पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल जो पेंडिंग पड़ा था या तो उसको आपने अबैंडन ना कर दिया हो, या आपने उसको विड्रॉ ना कर लिया हो, या फिर आपके द्वारा उसे क्या ना कर लिया गया हो बच्चों, बोलो, कंप्लीट ना कर दिया गया हो। एम आई करेक्ट इनफ? बोलो हाँ या ना, इसमें कहीं डाउट है किसी को? क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों?
चलिए, अब बस ज़्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट अब बचा नहीं है बच्चों। प्रश्न आया पेमेंट। प्रश्न आया किसका? पेमेंट का, कि कंपनी को पेमेंट कैसे रिसीव होना चाहिए। तो उनका कहना है, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि जो भी इन्वेस्टर का पैसा आएगा, इन्वेस्टर shall invest by way of banking channel, not by cash। किसी भी इन्वेस्टर का पैसा आपके द्वारा, ध्यान रखिएगा, किसी भी इन्वेस्टर का, मेरा कहना है कि आपके द्वारा पैसा लवली जो भी रिसीव किया जा रहा है वह बैंकिंग चैनल से ही आना चाहिए, कैश का हम कंसिडर नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सूटकेस लेकर गए कंपनी में और आपने सूटकेस खोल दिया और बोला ये लो, जितने पैसे चाहिए उतना ले लो, करेक्ट, और मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट कर दो, तो ध्यान रखिएगा वह संभव नहीं। आपके द्वारा या तो उन्हें डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक या फिर आरटीजीएस या एनईएफटी इलेक्ट्रॉनिकली, आप ध्यान रखेंगे बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही पेमेंट का आर्ची भुगतान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट अगर आप कर सकते हैं तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उसने एक और कॉन्सेप्ट सिखाया, बोला इट मे बी पॉसिबल इफ सिक्योरिटीज, ठंड में बच्चों हाथ इतने दिक्कत दे रहे हैं कि राइटिंग ही नहीं जम रही है मेरी, बिल्कुल बोर्ड पर हाथ चलने को तैयार ही नहीं है। सिक्योरिटीज आर अप्लाइड फॉर जॉइंटली। अगर सिक्योरिटीज के लिए जॉइंटली अप्लाई किया गया है, क्या किया गया है? जॉइंटली, मतलब आजकल मेरे पिता मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, मेरी वाइफ को हर चीज़ में साथ में रखते हैं। इसका मतलब क्या, मेरे जितने भी बैंक अकाउंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, उन सब में जॉइंटली शी इज़ दी वन हु इज़ ऑल्सो होल्डर। इसका मतलब किसी को भी अगर पेमेंट करना है मुझे, तो आई हैव टू ऑब्टेन हर साइन, मुझे मेरी वाइफ के साइन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, करेक्ट। तो एक से ज़्यादा लोग मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि राम, श्याम, घनश्याम और राधे श्याम, ये 4 बेटे हैं मेरे। राम, श्याम, घनश्याम और राधे श्याम अगर मेरे 4 पुत्र हैं और चारों ने मिलकर कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसे कहा जाएगा बच्चों जॉइंटली अप्लाई करना। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? जॉइंटली अप्लाई करना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे केस में ये पेमेंट मुझे किससे रिसीव होना चाहिए? दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू नो, करेक्ट। तो क्या कहा, अगर जॉइंटली अप्लाई किया गया है, इन सच केस बैंक अकाउंट of first named applicant shall be used for payment। पेमेंट के लिए किस व्यक्ति का अकाउंट यूज किया जाएगा बच्चों? जिसका, ध्यान से सुनिएगा, नाम सबसे पहले लिखा गया था, उसके बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए, करेक्ट। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग लिखा गया, दूसरा लोगों की संख्या लिखी गई, तीसरा स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट लिखी गई, चौथा नंबर ऑफ इश्यूज आप कितने ला सकते हो, ये 4 बात की। 5वीं बात मैंने आपको अभी पेमेंट की कह दी, और अब मैं जो आपको आगे बात करूंगा,
ठीक है। एक प्रश्न आया है दिशा की ओर से, सर सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी के थ्रू सेल की जाएंगी। अब प्रश्न ये आता है दिशा गुप्ता की, डू यू रियली नो हु इज इंटरमीडियरी? पर पहले अपन वो समझेंगे बेटा, है ना, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, पर ये पहले कंप्लीट कर लें फिर तेरे प्रश्न पर आता हूं मैं, है ना। ये आप लोगों को इस लेवल पे किसने सिखाया इंटरमीडियरी? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने ये शब्द सुना भी होगा अभी। आपने सुन लिया क्या ये इंटरमीडियरी शब्द कहीं पे? कोई कहेगा मुझे? दिशा, कहाँ पे? 12वीं क्लास में था यार तुम्हारे, मेरी 12वीं क्लास में तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, मतलब यार। हाँ, हम लोग तो क्या पढ़ते थे फिर 12वीं में यार, तुम तो बहुत एडवांस हो। चलो मैं बताता हूं तुमको इंटरमीडियरी पर क्या होता है, पर पहले ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा कि आपके द्वारा दिशा इन्वेस्टर से कैश में पैसा नहीं लिया जा सकता, इट वुड ओनली बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल। और ध्यान रखना, अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो ऐसे केस में मेरा कहना है साफ कि आपको ये पैसा कैसे रिसीव होना चाहिए। आपको ये पैसा फर्स्ट जॉइंट होल्डर जिसका नाम लिखा हुआ, अब यहाँ पे किसका नाम पहले था? राम श्याम, राधे श्याम और घनश्याम, करेक्ट। तो सबसे पहला नेम्ड कौन था? राम। तो उसके मेघा, उसके बैंक अकाउंट से आपको पैसा रिसीव होना चाहिए। रिया जैन, दिशा जैन, बोलो। शुभम, सुन रहा है ना तू? ठीक, चलिए ये बात हमने और सीख ली इसमें। अब आगे पेमेंट आया, तो अब हमें इसे क्या करना है? अलॉट। अब पेमेंट आया है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अंकित यार, ऐसा क्यों? रुक जा, आते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि पेमेंट जो आपका रिसीव हो रहा है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, और दूसरा, अगर मैंने कहा कि अगर एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर जॉइंट एप्लीकेशन की है, एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर जॉइंट एप्लीकेशन की है, तो मुझे कहना चाहिए कि जिसका नाम पहले लिखा होता है उस जॉइंट एप्लीकेशन में सीक्वेंस में, तो उसके अकाउंट से पैसा आना चाहिए। अंकित, अब समझ गया क्या? पेमेंट बैंकिंग चैनल से था, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। जब ए बी सी डी ये चार सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जॉइंटली, ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ए बी सी डी ने जॉइंटली अप्लाई किया। पहला नाम किसका है? ए का, इसके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा आएगा, इसके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा आएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। अब प्रश्न आ रहा है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अपन उस पर बातचीत करते हैं। जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है, इसका मतलब बच्चों, ही हैज़ मेड एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो जब हम उसे अलॉट करते हैं या जब हम उसे बेसिकली शेयर्स देते हैं उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके, तो उसे कहा जाता है बच्चों अलॉटमेंट करना, ठीक है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा शेयर्स खरीदने के लिए की गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना अलॉटमेंट कहलाता है। या फिर ध्यान रखिएगा, पैसा लेकर कंपनी के शेयर्स किसी के लिए रिजर्व करके रख देना या किसी को दे देना क्या कहलाता है बच्चों? अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई? तो जब आपने बैंकिंग चैनल से पैसा ले लिया है, और किसके थ्रू पैसा लिया है? जिसका नाम सबसे पहले था, अगर जॉइंट एप्लीकेशन हुई है तो। अगर जॉइंट एप्लीकेशन हुई नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सिर्फ श्रेयांश जैन ने अप्लाई किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेयांश के अकाउंट से ही आएगा। पर जब श्रेयांश जैन अलॉन्ग विद हिज 4 सन्स राम श्याम घनश्याम राधे श्याम सब ने मिलकर अप्लाई किया है 10 शेयर्स के लिए जॉइंटली, कि पांचों के नाम पर ये शेयर्स होंगे, तो फिर ध्यान रखिएगा जिसका नाम पहला था, मतलब किसका था यहाँ पर? श्रेयांश का। तो ध्यान रखिएगा, ही इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू पे फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट।
करेक्ट। अब पैसा जब कंपनी के पास आ चुका है तो अंकित शास्त्री ध्यान से सुनना, अब कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, पैसा आ चुका है, तो अब वह अलॉट करेगी। ठीक है, तो कितने दिन में अलॉट करेगी, ध्यान से सुनना, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ receipt of application money। एप्लीकेशन रिसीव होने से 60 दिन के अंदर अंदर allotment shall be made। 60 दिन के अंदर अंदर ध्यान रखिएगा आपको अलॉटमेंट कर देना होगा। ठीक है, उसको शेयर्स देने पड़ेंगे। करेक्ट। दूसरा, 2 मिनट बच्चों, हाँ प्रश्न पे आता हूं। इफ नो सच अलॉटमेंट इज मेड, लेकिन अगर ऐसा अलॉटमेंट नहीं हुआ 60 दिन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा अलॉटमेंट नहीं हुआ 60 दिन में, देन सच अमाउंट shall be refunded within next 15 days। अगर आपने, ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट नहीं कर पाए 60 दिनों में, तो इस पैसे को जो आपको रिसीव हुआ था वो अगले 15 दिन में आप रिफंड करें। इफ सच रिफंड इज नॉट सो मेड, अगर आप ऐसा रिफंड भी नहीं कर पाए तब क्या होगा, यदि आप ऐसा रिफंड भी नहीं कर पाए तो क्या होगा, इंटरेस्ट एट द रेट 12% per annum is payable from the end of 60 days। मतलब जितने समय में अलॉटमेंट करना था, यदि उतने समय में आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो आपके पास 15 दिन का समय है, आप ये पैसा रिफंड कर दें। अगर इन 15 डेज में आपके द्वारा रिफंड भी नहीं किया गया तो ध्यान रखिएगा, अब आपको ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। अब आपको ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा, और ये ब्याज ध्यान रखिएगा 12% पर एनम की दर से आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 60 दिन के बाद से ही पेबल होगा। ठीक है, 60 दिन के बाद से, जिसमें आपको अलॉटमेंट कर देना था। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रिफंड करना है, रिफंड नहीं कर पाए तो 60 दिन के बाद से ही 12% प्रति वर्ष की दर से आपको, के रेट से आपको इसका इंटरेस्ट, ब्याज का पेमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट। बोलो, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, 2 मिनट रुकना। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं, एक क्वेश्चन का आंसर अभी आगे दूंगा। जो क्वेश्चन आया है ध्यान से समझिएगा वापस से। सबसे पहला ये कि सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी के थ्रू सेल करेंगे क्या। करेक्ट। अब बच्चों, ये शब्द जो आपने बोल दिया ना यहाँ पर दिशा गुप्ता, ये दिस इज समथिंग दैट अभी आपको यहाँ यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरमीडियरी शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सेबी करती है। इसका मतलब किसी भी रूप में कंपनी लॉ कहीं पर भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बोलता, पर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, या यूं कहूं एक कंपनी अगर लिस्ट होती है या अपने आप को लिस्ट करवाने की प्रोसीजर में है, तो सेबी क्या करती है, इशू को, ट्रांसफर को और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या यूं कहूं नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के मामले को स्वयं रेगुलेट करती है। तो सेबी ने क्या किया है बेटा, ये शब्द का यूज किया है कि इंटरमीडियरी। करेक्ट।
तो सिक्योरिटी लॉज में ही इस शब्द का यूज होता है, कंपनी लॉ में नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं कि इंटरमीडियरीज क्या शामिल होंगे, तो सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंटरमीडियरीज होते कौन कौन है, होते कौन कौन है। कई जगह आप आगे पढ़ोगे सिक्योरिटी लॉ में, एक मर्चेंट बैंकर होता है, ठीक है, एक रजिस्ट्रार टू द इशू होता है, कई बार स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको ASBA फैसिलिटी देने वाले बैंक्स होते हैं, जिसे आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कहते हैं, बैंकर टू द इशू होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो कि कंपनीज एक्ट इन शब्द को यूज नहीं करता, दूसरी बात सेबी इन शब्दों को यूज करता है, तीसरी बात, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है, तो मुझे बोलना चाहिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट में ध्यान रखिएगा एज सच इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं पड़ती, पर वैल्यूएशन कार्य के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, वैल्यूएशन के लिए उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जहां पर उनके हम सर्टिफिकेट लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेबी के अनुसार कभी भी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इस शब्द को आज आप जहां दिशा गुप्ता आपने यूज़ किया है, बेसिकली आपको बहुत ढंग से इसे सिक्योरिटी लॉ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंटरमीडियरीज में आते कौन कौन हैं, अगर ये आते हैं तो इनमें से कौन कौन सा काम करता है, और उसके बाद आपको समझना होगा कि कौन पब्लिक इशू में, कौन प्रेफरेंशियल इशू में, कौन राइट इशू में, कौन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट में, कौन बोनस इशू में अपॉइंट होता है और कौन नहीं। करेक्ट। तो चलिए, मेरे हिसाब से मैंने एक प्रश्न का जवाब आपको दे दिया है। तो दिशा गुप्ता, मैं यहां कहूंगा इंटरमीडियरीज का प्राइवेट प्लेसमेंट में यूज नहीं किया जाता, पब्लिक इशू में किया जाता है, ठीक है। और ये शब्द कंपनी लॉ का नहीं है, ये शब्द है बेटा किसका, सिक्योरिटी लॉज, सेबी एक्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। सर, ड्यूरिंग अलॉटमेंट इन प्राइवेट प्लेसमेंट कैन कंपनी अलॉट इन प्रो राटा बेसिस और नॉट। तो आयुष मिश्रा, मेरे दोस्त, प्रो राटा बेसिस पर आपके द्वारा अलॉटमेंट किया जा सकता है, अलॉटमेंट किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पर वो कैसे किया जाएगा वो मैं आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है। सर, इन्वेस्ट बाय बैंकिंग कंपनी वे, बैंकिंग वे, हाँ, इन्वेस्ट बाय बैंकिंग वे सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट में ही अप्लाई होगा। मुझे कहना है बेटा कि पब्लिक इशू के लिए तो प्रियांशु मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक इशू के लिए कंपनीज एक्ट में सिर्फ इतना बताया गया है, बाकी बातें सब सेबी बताएगा। बाकी सब कैसे बताएगा बेटा, सेबी बताएगा, मेरी बात समझना, ठीक है। तो दिस इज नॉट समथिंग जो मैं आपको बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब पब्लिक इशू में आता है तो वहां पर भी आपको ASBA फैसिलिटी के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ता है। किसके थ्रू, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू, पर वो कंपनीज एक्ट रन नहीं करता। मैंने आपको कितनी बार यही चीज मैं आपको दोहरा रहा हूं बच्चों, कि पब्लिक इशू में सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं ये कहानी बताई गई है, ठीक है। कौन सा कब इशू किया जाता है ये कहानी बताई गई है। और ध्यान रखिएगा, अगर गलती की है तो आपको क्या सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होगी, कंपनीज एक्ट सिर्फ ये बताता है, बाकी पूरा पूरा मामला ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, सिक्योरिटी लॉ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कंपनीज एक्ट पढ़ लोगे और सिक्योरिटी लॉ नहीं पढ़ा तो भी ज्ञान अधूरा है, सिर्फ सिक्योरिटी लॉ पढ़ा और कंपनी लॉ नहीं पढ़ा तो भी ज्ञान अधूरा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा था कि सेबी को जन्म देने वाला कंपनीज एक्ट है, और देयर इज अ सेक्शन विच इज बेसिकली सेक्शन 24। अगर ये नहीं होता तो सेबी के पास काम नहीं होता करने को, ठीक है। आगे देखेंगे कि आरबीआई को भी कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, पर वो कैसे हैं, क्या हैं, ये सब आगे बात करेंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर क्या, हाँ या ना, ठीक है। अब मेरा कहना है, अमाउंट shall be kept in separate bank account and be utilized for following purpose: prior to filing return on allotment।
प्रायर टू फाइलिंग रिटर्न ऑन अलॉटमेंट सिर्फ इन्हीं पर्पज से यूज़ किया जाएगा। पहला, एडजस्टमेंट, जिसे तुम कह सकते हो प्रो राटा, और दूसरा फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या, अब ध्यान से सुनना बच्चों। जो भी पैसा कंपनी के द्वारा रिसीव हुआ है, ठीक है, जिससे 60 दिनों में उसे अलॉटमेंट कर देना है, करेक्ट। नहीं किया तो 15 दिन में रिफंड कर देना है, नहीं किया तो फिर 12% की दर से ब्याज देना है, करेक्ट। जो भी पैसा हमने रिसीव किया है ये सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखा जाएगा, ये कंपनी को नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आपने इसका रिटर्न फाइल नहीं किया। फाइल रिटर्न ऑन अलॉटमेंट क्या होता है बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जब तक आपने रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल नहीं किया है तब तक आप इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो फिर किसके लिए कर सकते हैं? एक है एडजस्टमेंट, जिसको कहते हैं तुम प्रो राटा अलॉटमेंट, तो किसको कितना रिफंड किया जाए, किससे कितना एडिशनल लिया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इफ एप्लीकेशन is not accepted, करेक्ट। तो ध्यान रखिए, जब तक मैंने क्या कहा, जब तक मैं रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल नहीं कर देता आरओसी को, तब तक ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रहेगा। कंपनी इसे अपने पास रख नहीं सकती, अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती। और ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि हो सकता है उससे पहले ही रिटर्न ऑन अलॉटमेंट रिटर्न अलॉटमेंट फाइल करने से पहले ही पैसा यूटिलाइज किया जा सके। पर किसके लिए? तो एक है बच्चों रिफंड करने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए? प्रो राटा अलॉटमेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या बच्चों कि ज़्यादा पैसा आ गया, बोलो पैसा ज़्यादा आ गया लोगों से, अब हम क्या कर रहे हैं, उनको उतने शेयर्स ना देकर क्या कर रहे हैं, कम शेयर्स दे रहे हैं। बोलिए हाँ या ना, यही पढ़ा है आप लोगों ने। दो तरह का प्रोराटा अलॉटमेंट क्या समझे आप लोग? आप पढ़ के आए हैं क्या 11वीं 12वीं में, 11th 12th में? प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता था कि 1000 शेयर्स के लिए 2000 शेयर्स ने अप्लाई किया, या 2000 होल्डर्स ने अप्लाई किया, या 1000 शेयर्स बांटने वाले थे, हम देने वाले थे, अलॉट करने वाले थे, और उनके लिए जो अप्लीकेशन आई है वो 2000 शेयर्स के लिए आई है। तो हम क्या करते थे, जिसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, जिसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, उसको सिर्फ 50 शेयर्स देते थे। अरे बोलो, यही होता था प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पर। इसका मतलब क्या पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ ही पैसा रिफंड कर रहे हैं, और इसे कहा जाता है एडजस्टमेंट, करेक्ट। पर अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, एप्लीकेशन क्या नहीं की, एक्सेप्ट ही नहीं की, तो ध्यान रखिएगा इस केस में पूरा के पूरा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो दो केसेस हैं जिनके लिए आप रिटर्न ऑन अलॉटमेंट भले ही आपने फाइल नहीं किया है तो भी आप पेमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? तो मैंने आपको कहा है कि उनका पैसा रिफंड करना है तब, और दूसरा मैंने आपको कहा कि जब उनका रिफंड पूरा के पूरा ना अमाउंट करके एडजस्टमेंट करना है कि कितना पैसा हम अभी ले रहे हैं और कितना बाद में। बात समझ में आई क्या? अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो क्या खुशी, वापस से समझना कि जो भी पैसा आया है वह सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, मतलब कंपनी के खातों में सीधे वो पैसा डायरेक्टली कंपनी अपने खातों में बुलवाकर यूटिलाइज नहीं कर सकती। कंपनी अपने खातों में बुलवाकर यूज़ नहीं कर सकती, उसे सिर्फ एक खाते में पड़े रहने देना है, यूज़ करने का अधिकार नहीं है, सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखना है। पर कब यूज़ कर सकती है? मैंने कहा रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करने के बाद वो यूज़ कर सकती है, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करने के बाद वो यूज़ कर सकती है। बात समझ में आई?
ठीक है। और रिटर्न ऑन अलॉटमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक, अब पर रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करने से पहले ही ऐसे दो केसेस हैं जहां पर आपके द्वारा मुझे कहना चाहिए कि ये क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। वो है रिफंड करने के पर्पज़ से। ठीक है, रिफंड करने के पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ध्यान रखिएगा आपको एडजस्टमेंट करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। पूरा पैसा रिफंड ना करके कुछ हिस्सा आप रिफंड कर रहे हो। ठीक है, अब बोलो सकीना, कोई डाउट बेटा? अमतुल्ला, आगे बढ़ सकता हूं क्या? अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों एक और पॉइंट की। वो है रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। वो है बच्चों रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। ये क्या चीज़ होती है समझिएगा। कंपनी की इतनी शेयर कैपिटल है, ये बात कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि क्या कहलाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है कुछ मामलों को लेकर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है कुछ मामलों को लेकर। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसकी जानकारी कंपनी को उसे देना पड़ती है कि साहब कंपनी ने इतना अलॉटमेंट कर दिया है और कंपनी की अब शेयर कैपिटल इतनी हो चुकी है। मेरी बात समझ में आई? फिर से, कंपनी ने यदि क्या किया होता है बच्चों, कोई फंक्शंस किए होते हैं जिसको लेकर एक्ट में बोला गया है कि इसकी सूचना आपको देनी है। करेक्ट है? तो कंपनी इस बात के लिए उन्हें सूचना देने के लिए बाध्य होती है। इसका मतलब कंपनी को ऐसी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के उस व्यक्ति को, जिसे क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ती है, ताकि वह हमारी इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर ले अपने रिकॉर्ड्स में कि कंपनी की पोजीशन ये है, कंपनी की पोजीशन ये है। मेरी बात समझ में आई क्या? करेक्ट। तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि रिटर्न ऑन अलॉटमेंट कंपनी की ओर से दी गई एक इन्फॉर्मेशन है जो किसको दी जाती है, आरओसी को। किसको दी जाती है? आरओसी को। ठीक है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, कंपनी शैल फाइल रिटर्न ऑन अलॉटमेंट within 15 days from allotment to ROC in e-form PAS3। कौन से फॉर्म में? PAS3 फॉर्म में। अब PAS का फुल फॉर्म आप जानते हैं, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ 3 फॉर्म में आपको ये किसको फाइल कर देना है? बोलिए, आपको ये किसे फाइल कर देना है? आरओसी को फाइल करा देना है। अलॉटमेंट से कितने दिनों में? 30 डेज के भीतर, 15 डेज के भीतर भीतर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, वो अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ था वो यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट है क्या बात? ठीक, एक बात और आखिरी है बच्चों, बस ये ख़त्म हो गया। ठीक, मुझे समझना बस एक लास्ट पॉइंट। हमने सिलेक्टेड लोगों को अलॉट किया है, सिलेक्ट लोगों को ही ऑफ़र दिया था। ठीक है, तो क्या अब हमें पब्लिकली किसी प्रकार के एडवर्टीज़मेंट देने का अधिकार है? तो उसे कहा गया है कंपनीज एक्ट में साफ साफ कि जो भी ऑफ़र आपके द्वारा दिया जा रहा है, इसको लेकर आप किसी भी रूप से मार्केट में वाइडली न्यूज़पेपर के माध्यम से जन जन को इसकी सूचना नहीं पहुंचाएंगे। जन जन को इसकी सूचना पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंपनी का खर्च है। ठीक है, तो हम सिलेक्टेड बेसिस पर चूँकि दे रहे हैं, तो हमें हर एक व्यक्ति को इसकी सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको पब्लिकली किसी भी प्रकार के एडवर्टीजमेंट देने का कोई भी अधिकार नहीं है। करेक्ट? चलिए, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस ध्यान रख लेना।
तो मैं वापस से बता रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले मेरी बात क्या हुई कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। करेक्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब, 2 मिनट, हाँ आयुष रुक जा बेटा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% और मोर की कंसेंट, 75% और मोर की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी, ये पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, दूसरी बात, जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन से ये कंसेंट ले ली है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आए, ठीक है, कंपनी के द्वारा, तो अब वो ये देखे कि जो भी ऑफर दिया जा रहा है वह एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों से ज़्यादा को नहीं होना चाहिए, 2, ठीक है। तीसरी बात, जिनको ऑफर दिया गया है ध्यान रखिएगा इनके रिकॉर्ड्स आपके पास पहले से मेंटेन्ड होने चाहिए। जिनको ऑफर दिया गया है इनका रिकॉर्ड्स आपके पास पहले से मेंटेन्ड होना चाहिए, जो PAS 5 में होगा, और सर्कुलर कौन से फॉर्म में भेजना चाहिए, PAS 4 में। बात समझ में आ गई? करेक्ट। फिर उसके बाद जब आपने ये 3 चीज़ें कर ली बच्चों, ठीक है, कि SR पास कर लिया, ये भी चेक कर लिया कि 200 से ज़्यादा नहीं है, PS 4 में सर्कुलर भेज दिया, रिकॉर्ड जिसका था PS 5 में, ठीक। अब उनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपको, ठीक है, और पैसा रिसीव हुआ है। पैसा रिसीव हुआ है कैसे, तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से। पैसा कैसे रिसीव हुआ है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से, ये चेक करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही पैसा रिसीव हुआ है, ध्यान रखिएगा, आप उन्हें अब अलॉटमेंट करेंगे 60 डेज के भीतर भीतर। लेकिन आप इस समय यह भी चेक करेंगे कि ये इंश्योर करेंगे कि कहीं कोई भी किसी प्रकार का भी प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग तो नहीं पड़ा है। अदरवाइज ध्यान रखिएगा ये प्राइवेट प्लेसमेंट करना सही नहीं था, तो ये आप इंश्योर करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप 60 दिन में अलॉटमेंट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। 60 दिन में जब आपने अलॉटमेंट करने की बात कर दी, तो उसके बाद या तो 2 केसेस हुए, या तो अलॉटमेंट आपने किया या अलॉटमेंट आपने नहीं किया, ठीक है। अगर अलॉटमेंट नहीं किया तो आपने 15 डेज में रिफंड किया, 15 डेज में रिफंड नहीं किया तो आपने 12% की दर से ब्याज दिया। पर अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया था तो 15 दिन में आपने PAS 3 फाइल किया है ROC को। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले कि आपने SR पास किया, SR पास करके आपने सर्कुलर भेजा, या यूं कहूं सर्कुलर टू नॉट मोर देन 200% इन 1 फाइनेंशियल ईयर। फिर सर्कुलर से एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, along with money through banking channel, ठीक है। फिर जब आपने ये भी कर लिया तो बताओ आपने और इसके अलावा क्या किया, तो अलॉटमेंट किया, ठीक है। अलॉटमेंट यस और नो, यस, तो विद इन 60 डेज, ठीक है। कब से, एप्लीकेशन से। नो तो रिफंड विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। बोले हाँ या ना, ब्याज लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर अलॉटमेंट किया है तो रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, विद इन 15 डेज इन PAS 3 फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन सर्कुलर आपने भेजा था कौन से फॉर्म में, PAS 4 फॉर्म में, टू दी पर्सन who were identified, बोलिए पक्का, एंड रिकॉर्ड्स
मेंटेन्ड इन PS5। ठीक है, अब बताइए, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको क्या समझा दिया मैंने? बोलो पूरी प्रोसीजर। आयुषी का एक प्रश्न आया है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग का क्या मतलब होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या कि मैंने अप्लीकेशंस भेजी हैं, ठीक है, और मान लो मैंने डिबेंचर्स इशू करना है, मैंने क्या करना है, डिबेंचर्स इशू करना है, करेक्ट है। अब सुनना, डिबेंचर्स जब मुझे इशू करना है तो मैंने कहा था मैं साल में एक ही बार क्या कर लूँगा, मैं साल में एक ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दूंगा तो काम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। करेक्ट, तो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर दिया और कह दिया कि साहब जो है हम इस बार 150 लोगों को इशू लेकर आएंगे, पर अभी पहली बार हम सिर्फ 50 को लेकर आ रहे हैं। पहली बार हम सिर्फ 50 को लेकर आ रहे हैं, अगली बार फिर 50 को लेकर आएंगे, अगली बार फिर 50 को लेकर आएंगे, करेक्ट है। तो 3 हिस्सों में 3 ट्रेंचेज में हम लेकर आएंगे, ठीक है, पर हमने एक ही बार एसआर पास किया है, ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था डिबेंचर में एक फाइनेंशियल ईयर में एक एसआर ही सफिशिएंट है, करेक्ट। तो हमने पास कर दिया, ठीक है, हमने पास कर दिया और हम इशू लेकर आ गए। अब सुनना मेरी बात, दूसरे में उसने क्या कहा कि अब 50 को जब लेकर आ गए तो अभी 50 को लेकर आना बाकी है, बोलो, या फिर 50 प्लस 50 को लेकर आना बाकी है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आयुषी प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। इसका मतलब जब आपने बोला था, आपने कमिटमेंट ज़्यादा का दिया था और उतनों को अभी इशू नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा उसे कहा जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। अब क्या कहा अपूर्वा सर, 9 वाला साइड रीड कर दीजिए, वाला साइड रीड कर दीजिए, वाला साइड। रिफंड विद इन 15 डेज, रिफंड विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ठीक है। और प्लीज रिपीट रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। प्रियांशु यादव ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, रिटर्न इनकम टैक्स का रिटर्न होता है ना एक, सुनना प्रियांशु, इनकम टैक्स का एक रिटर्न होता है। गौरव मिश्रा ध्यान से सुनना बच्चों, इनकम टैक्स का जिस तरीके से एक रिटर्न होता है जिसमें आप हर साल इनकम टैक्स ऑफिसर को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अमतुल्ला ये जानकारी देते हैं कि आपने कितना कमाया है। आरची सिंघी मैं सही कह रहा हूँ, बोलो। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर भी मतलब कहाँ, बोलो। अलॉटमेंट जब करते हैं तो इसकी जानकारी आरओसी को देते हैं कि आपके द्वारा, ध्यान रखिएगा, कितनी शेयर कैपिटल का, कितनी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। तो आपको जब जब आप अलॉटमेंट करोगे आपको 15 डेज में इसकी सूचना आरओसी को देनी पड़ेगी PAS3 फॉर्म में। PAS बेसिकली प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बोलो हाँ या ना। अब बताओ और कोई डाउट है, ठीक है। अब सुनना एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना। अब एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कि कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया गया था और कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती, कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती, ठीक है, कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती। तो बिंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, बताइए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बताइए आप क्या लिखोगे यहाँ कि एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलॉटमेंट शैल बी मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप लिखोगे दिस अमाउंट शैल बी रिफंडेड विद इन नेक्स्ट 15 डेज। और अगर 15 डेज में रिफंड भी नहीं किया गया तो इन सच केस देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बात समझ में आई? तो आपको ये लिख कर देना पड़ेगा वहाँ कि साहब अगर 60 दिनों में नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि 15 दिनों में रिफंड करना है, और अगर वो भी नहीं कर पाए तो ध्यान रखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा 60 दिन के बाद से। दूसरा क्वेश्चन, अगर कंपनी ऑलरेडी 200 मतलब यूं कहूँ कि 150 लोगों को इशू कर चुकी है, ठीक है, जिसमें 40 लोग ऐसे थे जो कि एम्प्लॉयज़ थे,
जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हमने इशू किए, या कुछ हो सकते थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे। तो 150 लोगों को इशू लेकर आ चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में, और 40 लोग एम्प्लॉयज़ थे। करेक्ट। अब उनका कहना है कि कंपनी यदि मान लो 60 लोगों को और इशू लेकर आना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो क्या ऐसा कर सकती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि 150 में से 40 लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा। 150 में से 40 लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 110 ही काउंट होंगे, और 110 प्लस 60 कितने हो गए? 170। हाँ, ये 200 की लिमिट है, तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट लाया जा सकता है। 2, ठीक है। तीसरा, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है तो क्या आप इशू लेकर आ सकते हैं? यदि प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग पड़ा है तो क्या आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। बात समझ में आई क्या? बोलो पक्का? ठीक है। तो अब 2 हेडिंग आपकी हो चुकी है बच्चों, आपकी 2 हेडिंग हो चुकी है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट आपने 2 हेडिंग्स खत्म कर ली हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक तरीके से आपने पब्लिक से पैसा रेस करना है, वो तरीका देख लिया, और दूसरा आपने देख लिया बच्चों कि ध्यान रखिएगा आपको अब प्राइवेट प्लेसमेंट से कैसे पैसा रेस करना है वह भी सिखा दिया गया है। बोलो हाँ या ना? पक्का? बताइए बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं आप। अब सुनना आगे कि अगली जो हेडिंग अब हमें पढ़नी है आपके मॉड्यूल में, वो है दूसरी हेडिंग, दैट इज अलॉटमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अलॉटमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग होगी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रांसफर ट्रांसमिशन, और उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन। चेक करिए इस चैप्टर की शुरुआत में ऋषिना मैंने ये कहा था कि इसमें 5 हेडिंग्स हैं। चेक करो ऋषिना, मुझे पूरा याद है, मैंने ये जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये 5 हेडिंग में हम पढ़ने वाले हैं। पहली हेडिंग है आपकी पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरी हेडिंग है आपकी, चेक करिए, अलॉटमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। तीसरी हेडिंग आपको पढ़ाई होगी इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है। चौथा मैंने कहा होगा ट्रांसफर ट्रांसमिशन। इवन पांचवा मैंने आपको बताया था अल्ट्रेशन बायबैक रिडक्शन, और एक डीमटेरियलाइजेशन भी होगा। बोलो हाँ या ना? करेक्ट क्या दुर्गा? बोलो बच्चों। तो अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो है अलॉटमेंट का मतलब, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है डिटेल्ड में। आर्ची, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है डिटेल्ड में, अपन उसकी बात कर रहे हैं। मैंने कौन कौन से सेक्शन मेघा बिश्नोई पढ़ा दिए हैं? सेक्शन नंबर 23 मेघा, सेक्शन नंबर 23 क्या प्रोवाइड करता है बेटा? सेक्शन नंबर 23 क्या प्रोवाइड करता है? कि कंपनी पब्लिक इशू कौन सी कंपनी लेकर आ सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी लेकर आ सकती है। मेघा, क्या मैं सही कह रहा हूं? सेक्शन नंबर 23 में मैंने यही सिखाया है आपको। ठीक है। 24 में मैंने कहा था सेबी को डेलीगेशन है। ठीक है, 24 में सेबी को डेलीगेशन है। 25 में कब माना जाएगा कि आपके द्वारा ऑफर फॉर सेल लाया गया था? बोलो, कब आपके द्वारा ऑफर फॉर सेल लाया गया था प्रिया रजक? या लाया जाएगा ये माना गया है। फिर 28 में ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? ठीक है। फिर 31 में जब आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस लेकर आते हो तो क्या करोगे, मतलब क्या होता है? 32 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 33 में अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। बोलो हाँ या ना? तो ये कहानी आपको सेक्शन वाइज याद होनी चाहिए। 23, 24, ठीक है। हर चैप्टर के आगे बच्चों ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर की शुरुआत में 2 पेज छोड़िएगा, और उसमें क्या लिखना? सेक्शन 23 सीक्वेंस में, और उनके मार्जिनल नोट लिख कर आना। क्या लिख कर आओगे? मार्जिनल नोट, जैसे पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेलीगेशन, जैसे ऑफर कब माना जाएगा कि
ऑफर फॉर सेल के थ्रू लाया गया। 28 ऑफर फॉर सेल। 30 नहीं 31 शेल्फ। 32 रेड हेरिंग। 33 अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। बात समझ में आई क्या? और ये कब करोगे? 34 में पावर टू रेगुलेट पब्लिक इशू नहीं बेटा, 24 में है ये, 34 में नहीं है, 24 में है ये, ठीक है? 34 नहीं है प्रिया रजक, इट इज 24। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से पावर दिए गए हैं सेबी को, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक क्या? गौरव, गौरव मिश्रा, आयुष मिश्रा, सुन रहे हो तुम बच्चों? बेटा 34 35 मेरे सिलेबस में नहीं है, मैंने कहा था सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं, आपको बताया था ना खुशी। 34 35 मेरे सिलेबस में नहीं है। 34 35 सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी के सेक्शन हैं। अब मैं अलॉटमेंट शब्द को, जिसको अभी आपने बातचीत की थी, कैसे बातचीत की थी आपने अलॉटमेंट शब्द की? बोलिए, अलॉटमेंट शब्द की अभी बातचीत की थी ना प्राइवेट प्लेसमेंट में। इस अलॉटमेंट शब्द का मतलब आपको बता रहा हूं ये डिटेल में। अलॉटमेंट, अब सुनना, सबसे पहली बात, whenever unissued shares या अनइश्यूड सिक्योरिटीज, नहीं तो अभी प्रश्न आ जाएगा तुमको, आर एप्रोप्रिएटेड फॉर सर्टन पर्सन, इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। जब कंपनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अनइश्यूड सिक्योरिटीज को, मतलब अभी तक किसी को इशू नहीं की है, करेक्ट, किसी के लिए अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है, किसी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, तो अमतुल्ला हम उसे क्या कहते हैं बेटा? अलॉटमेंट, करेक्ट। आगे और, इन अदर वर्ड्स, it is an acceptance of offer made by the applicant for subscribing securities of the company। अन्य शब्दों में, यह जिन लोगों के द्वारा हमें एप्लीकेशन की गई है शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, कंपनी को बोला क्या उन्होंने कि हम आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, और उन्होंने ऑफर दिया, याद करो ऑफर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? तो अलॉटमेंट कुछ और नहीं बच्चों, उसका क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस, क्योंकि मैंने बताया था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बोलो बच्चों, हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होना चाहिए? पहला ऑफर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये पढ़ाया गया था ना आप लोगों को, करेक्ट? बोलिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सब क्या बन जाते हैं? आप लोगों को सिखाया गया था कि इसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए कि जब एक व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है, जब एक एप्लीकेशन करता है कोई व्यक्ति,
जो ऑफर करता है व्यक्ति, उसे जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है अलॉटमेंट। ठीक है। या फिर मेरा कहना है कि जब अनइश्यूड सिक्योरिटीज़ को किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जब हम क्या कर देते हैं, रिजर्व करके रख देते हैं, तो उसे कहा जाता है अलॉटमेंट। सर सिक्योरिटीज़ के पहले अनइश्यूड, अनइश्यूड, प्रियांशु, अनइश्यूड, बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। सलोनी राठौर, ठीक। पर बट फॉलोइंग आर दी prerequisite for valid allotment। अगर एक्सेप्टेंस आपको, अगर एक्सेप्टेंस ध्यान रखिएगा आपको करना है, इसका मतलब आपको अलॉटमेंट करना है, तो कुछ रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, प्री रिक्विजिट। ठीक है, तभी जाकर आप अलॉटमेंट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तभी जाकर आप इसे वैलिड अलॉटमेंट बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? मुस्कान गुर्जर, शायद ये पलक गुर्जर है मेरे हिसाब से, खुशी शाह, श्रेया तिवारी, लक्षिता, राशि, दुर्गा। बोलो बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या? आयुष, सौम्या, गौरव, निशु, अमतुल्ला, तो पूछ लो बच्चों। लवली, अदरवाइज प्रिया, रजक, हम लोग अब कल आगे बढ़ेंगे। अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद, 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपका JIGL शुरू होगा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद 10:35 से आपका JIGL शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं यहीं बैठा हूँ बच्चों। ठीक है।